नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं प्रथा किसे कहते हैं, प्रथा के आवश्यक तत्व क्या क्या है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हम प्रथा और उसके आवश्यक तत्व को समझने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक हिंदू विधि से संबंधित है और चूंकि हम हिंदू विधि का अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसे में इस मुख्य टॉपिक का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू विधि में प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथा जो है वह हिंदू विधि का एक मुख्य स्रोत है। इसी के द्वारा ही हिंदू विधि का निर्माण हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रथा को और प्रथा के आवश्यक तत्वों को समझते हैं। प्रथा किसे कहते हैं? उत्तर: प्रथा हिंदू विधि का एक स्रोत है। हिंदू विधि के निर्माण में प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथा वह नियम है जिसने किसी विशेष जाति अथवा वर्ग अथवा किसी विशेष क्षेत्र अथवा परिवार में दीर्घकाल से प्रथा के रूप में अपनाए जाने के फलस्वरूप कानून की शक्ति को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से दोस्तों, यदि सामान्य शब्दों में समझे तो प्रथा एक ऐसा नियम है जो किसी भी क्षेत्र की जाति है या कोई सा भी वर्ग है उसके द्वारा ऐसे नियम को दीर्घकाल से अर्थात लंबे समय से अपनाया जा रहा है, और लंबे समय से अपनाए जाने के कारण वह नियम इतना मजबूत हो गया है कि उसने कानून की शक्ति को प्राप्त कर लिया है। तो वह क्या बन जाएगा? एक प्रथा बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई भी नियम जिसने दीर्घकाल तक एक रूपता से निरंतर लागू रहे होने से किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय अथवा समाज या कुटुंब में हिंदुओं के बीच विधि का बल प्राप्त कर लिया है, उसे प्रथा कहा जाता है। इस प्रकार प्राचीन काल से प्रचलित रहने के कारण प्रथाएं विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेती है एवं विधि के समान ही बाध्यकारी प्रभाव रखती है। इस प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार से एक कानून जो है वह अपना बाध्यकारी प्रभाव रखता है, उसी प्रकार से प्रथाएं जो है वे भी बाध्यकारी प्रभाव रखती है और ऐसी प्रथाओं को अपनाया जाना आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, हम वेद या मान्य प्रथा के आवश्यक तत्व हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वेद या मान्य प्रथा के 8 आवश्यक तत्व हैं। प्रथम है प्राचीनता। यदि दोस्तों इस पेरे को हम सामान्य भाषा में समझें तो प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो प्राचीन काल से प्रयोग में लाई जाती रही हो। चलिए दोस्तों, इसे हम और अच्छे से समझते हैं। विधि की टीका करते समय असहाय नामक विद्वान ने प्रथाओं के बारे में कहा है कि प्रत्येक देश और प्रांत की अति प्राचीन प्रथाएं या परंपराएं जिनका प्रयोग लोगों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है, ऐसी प्रथाओं को शास्त्र द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें एक पीढ़ी ने उत्तराधिकार में दूसरी पीढ़ी को दिया है। इस प्रकार प्रथाएं जो है वे प्राचीन होनी चाहिए। दूसरा है निरंतरता। यदि कोई प्रथा या रूढ़ी लंबे समय से लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है और किसी कारणवश कुछ समय के लिए लोग उसे अपनाना बंद कर देते हैं, तो ऐसी प्रथा वेद प्रथा नहीं है, क्योंकि वेद प्रथा होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी प्रथा लंबे समय से निरंतर बिना किसी व्यवधान के निरंतर रूप से प्रयोग में लाई जा रही हो। तीसरा आवश्यक तत्व है स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापित। सामान्य नियम जो होते हैं, ऐसे नियमों के विरुद्ध प्रथा या रूढ़ी का प्रमाणित होना आवश्यक है। तो दोस्तों, किसी भी प्रथा को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। प्रश्न यह उठता है कि किसी परंपरा को प्रमाणित या इनकार करने का दायित्व किसका है? तो इसका उत्तर यह है कि जो व्यक्ति किसी परंपरा के होने को अमान्य करता है, वह ऐसा कहता है कि ऐसी परंपरा नहीं है, तो उसका दायित्व है कि वह साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करे कि परंपरा या प्रथा प्रचलित है या नहीं। चौथा आवश्यक तत्व है प्रथा युक्तिपूर्ण तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो किसी सामान्य व्यक्ति
कि बुद्धि से परे न हो तथा ऐसी परंपरा युक्तिपूर्ण तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा प्रथा अवैध मानी जाएगी। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, लोक नीति या नैतिकता के प्रतिकूल न हो। तो प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वे लोक नीति या नैतिकता के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रथा का लोक नीति या नैतिकता के प्रतिकूल न हो। यदि प्रथा लोक नीति या नैतिकता के प्रतिकूल हो तो वह अवैध मानी जाएगी। ऐसी प्रथा को लागू नहीं किया जा सकता है। एक केस है दोस्तों, बालूसामी बनाम बालकृष्ण रेड्डियार। इस केस में एक पुरुष ने अपनी पुत्री की पुत्री से विवाह कर लिया। जब उत्तराधिकार के संबंध में कोर्ट में केस लगा तो निर्णित हुआ कि विवाह अनैतिक है तथा विवाह शून्य है। हिंदू विधि के जो नियम है उससे विपरीत यह विवाह हुआ था। इस प्रकार से यह विवाह अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध था। तो ऐसी प्रथा को कोर्ट के द्वारा भी अवैध घोषित किया गया है। छठा पॉइंट है दोस्तों, प्रथा विधि विरुद्ध न हो। किसी भी प्रथा की वैधता के लिए यह अति आवश्यक है कि ऐसी प्रथा किसी भी विधि या अधिनियम के द्वारा निषिद्ध या प्रतिबंधित न हो। जैसे कि बाल विवाह तथा सती प्रथा विधि विरुद्ध होने से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार किसी भी प्रथा के लिए यह आवश्यक है कि वह विधि के विरुद्ध न हो और कानून के किसी भी नियमों का ऐसी प्रथा के द्वारा उल्लंघन न होता हो। सातवां पॉइंट है प्रमाण का भार। किसी भी प्रथा को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उस प्रथा के अस्तित्व में होने का दावा करता है, जो यह मानता है कि ऐसी प्रथा है। और हिंदू विधि का यह सुस्थापित नियम है कि प्रथा का यदि स्पष्ट प्रमाण है तो वह किसी भी कानून के लिखित पाठ से भी भारी होगा। यदि प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण है तो वह किसी भी कानून के लिखित पाठ से भारी होगा। अर्थात दोस्तों, यदि कानून बना हुआ है इस विषय पर परंतु कोई प्रथा है तो उस प्रथा पर अधिक जोर दिया जाएगा और कानून का जो लिखित पाठ है उससे भी ऐसी प्रथा भारी होगी। आठवां पॉइंट है दोस्तों, प्रथा करार या अनुबंध द्वारा सृजित नहीं की जा सकती है। अर्थात प्रथा किसी भी करार या अनुबंध द्वारा सृजित नहीं की जानी चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।